गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आवाज एक बार चेक कर लीजिएगा। एक मिनट मैं ही चेक कर लेता हूँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है। मेन रहता है ना, कभी कभी आवाज गूंजने लगता है, तो वो आवाज ना गूंजे इसके लिए नॉइज कैंसिलेशन लगाए हैं। लेकिन तब भी टेक्नोलॉजी पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ। मैं भरोसा आप पर करता हूँ कि आप जो सुनेंगे वो ज्यादा सही तरीके से बता पाएंगे, है ना। आज हम लोग का बिहार करंट अफेयर है जनवरी से लेकर जुलाई तक का। और फिर से बता दूं, बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तब भी उसका एक ज्वाइंट सीरीज लेकर आऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, उसको अलग से मैं करूंगा। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, ये दोनों अलग से सेक्शन रहेगा। हालांकि आपको बता दूं, बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे पूरा चैप्टर बाय चैप्टर में समाप्त कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं लाइव वाले ऑप्शन में, नहीं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे दोबारा देखना चाहते हैं, तिबारा देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। बहुत जरूरी है क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन वहीं से आता है और आप इसको इग्नोर कर नहीं सकते। तो आज हमारा जो सेक्शन रहेगा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज हमारा सेक्शन रहेगा वो बिहार करंट अफेयर का रहेगा। और मुझे लगता है कि शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहेंगे, ये प्रॉमिस आप करिए हमसे। क्योंकि अगर साथ बना रहता है ना तो मजा भी खूब आता है, और अगर साथ नहीं रहता है तो फिर मजा नहीं आता है। 5 ही लोग रहे लेकिन साथ चले, अंत तक चले, जहां तक सफर है वहां तक चले, है ना। तो चलिए इस सेक्शन को शुरू करते हैं। साथ ही बता दूं कि हम लोग 70 को लेकर एक बैच लेकर आए हैं, और यह बैच आपका जीएस और पीटी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपको पता है कि सितंबर में आपका ये एग्जाम होता है, तो जनवरी फरवरी तक आपका 17th का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी 70वीं बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसके लिए तैयारी अभी से। और ये तैयारी को हम लोग इस आधार पर तय कर रहे हैं कि पढ़ाई तो कराएंगे ही, उसके साथ साथ आपके साथ अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो लाठी डंडे का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये कमिटमेंट आपका हमारा रहेगा शुरू से। तो ये एक बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो, नहीं तो आप जहां चाहे वहां ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप बेफिक्र रहें, लेकिन शुरू से एक तैयारी करते चले, क्योंकि मेंस, पीटी और मेंस के बीच टाइम नहीं रहता है, और ये टाइम नहीं रहता है तो इसके यूटिलाइजेशन आप कैसे करेंगे, पहले से तैयारी करके करेंगे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कहता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में कितने प्रतिशत लोग जो बिहार के हैं वो गरीब हैं। फिर से राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात यहां पर हो रही है, और कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। ए बी सी डी ई आंसर बताइएगा। ए बी सी डी कौन सा आंसर सही होगा बताइएगा मुझे बस 5 सेकंड का समय आपको दूंगा मैं। सबसे पहले बात है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकाला किसके द्वारा जाता है, तो नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है, नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है। और इसमें सबसे पिछड़ा राज्य बिहार रहा है, ये भी है, सबसे बुरा स्थिति बिहार का रहा है, यानी सबसे निचला पायदान हमारा है। तभी कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, ये आप आंसर देते चले, नहीं गलत है। 33.76 प्रतिशत लोग गरीब हैं। 33.76 प्रतिशत लोग गरीब हैं। तो सबसे ज्यादा गरीब हमारे यहाँ है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा गरीब हमारे यहाँ। तीसरी बात, सबसे कम गरीब कहाँ है, सबसे कम गरीब जो है वो केरल में है। सबसे कम गरीब कहाँ है, केरल में है। अच्छा एक और चीज है, 16% नहीं है, 16वां रैंक है। 16वां रैंक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार को दिया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 16वां रैंक बिहार को दिया गया है। तो ये भी एक तथ्य है जो इंपॉर्टेंट है। यहां से आप लिखते चलेंगे, यहां से पढ़ते चलेंगे, यहां से याद करते चलेंगे, क्योंकि ये सीरीज बेकार रह जाएगा अगर आपका साथ नहीं मिलता और आपको याद नहीं रहता है, तो है ना। मजा तब आता है जब हम दोनों मिलके इस सीरीज का लाभ उठाएं। तो ठीक है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है, जिसमें सबसे कम गरीब केरल में, सबसे ज्यादा गरीब बिहार में। कितना प्रतिशत,
76%। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का स्थान 16वां रहा है और इसी रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा स्टेट रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है कर्नाटक। तो ये तथ्य है, छोटा छोटा तथ्य है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बिहार से जुड़ेगा, बिहार से जुड़ेगा तो क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बनेगा तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही अंतरराष्ट्रीय भी लेते चलते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, पहला हो गया, दूसरे पर चलते हैं। बिहार सरकार ने विजयोत्सव दिवस कब मनाने का निर्णय लिया है? बिहार सरकार ने विजय उत्सव कब मनाने का निर्णय लिया है? पहली बात तो ये विजय उत्सव दिवस जो है ये कुंवर सिंह की याद में के संदर्भ में मनाया जाएगा। तो विजय उत्सव किसके संदर्भ में मनाने की बात कही गई है? कुंवर सिंह के संदर्भ में मनाने की बात कही गई है। छोटा तथ्य है लेकिन इंपॉर्टेंट तथ्य है कि विजय उत्सव कब मनाया जाएगा, इसका आंसर तो आप देंगे ही, इसका आंसर तो आप देंगे ही, लेकिन ये बताइए किस कब मनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में एक और दिवस मनाने की बात कही गई है, 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाए जाने की बात कही गई है? आप हमको बताएंगे अगर आइडिया हो तो। 9 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाए जाने की बात कही गई है? सम्राट अशोक जयंती मनाया जाएगा। सम्राट अशोक जयंती मनाया जाएगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 9 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती मनाया जाएगा और 26 नवंबर को, फिर से याद कर लीजिए, 26 नवंबर को प्रतिबंध दिवस मनाया जाएगा। प्रतिबंध दिवस मनाया जाएगा। किसका प्रतिबंध? शराब का प्रतिबंध। शराब का प्रतिबंध, याद रहेगा। अच्छा, 9 मई भी कुछ है क्या? 9 मई भी कुछ है क्या? यादों में या कुछ है? कहीं कहीं कुछ तो है। बिहार में क्या है कि आजकल थोड़ा सा ज्यादा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को ज्यादा प्रमुखता दिया जा रहा है। राजनीतिक स्तर पर इसका उभार देखने को आपको मिल रहा होगा। तो 9 मई को अभी महाराणा प्रताप का स्टैच्यू भी लगा है एसपी बर्मा रोड गोलंबर पर, तो महाराणा प्रताप का जयंती। इतना तथ्य यहां से जुड़ता है, इतना तथ्य यहां से जुड़ता है। याद रहेगा कुछ? याद रहेगा कुछ? कई सारे तथ्य एक साथ जुड़ गए। बिहार सरकार ने विजयोत्सव दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये 23 अप्रैल को मनाए जाने की घोषणा की है। किनके संदर्भ में? वीर कुंवर सिंह के संदर्भ में। 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती, 9 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती और 26 नवंबर को प्रतिबंध दिवस, शराब पर प्रतिबंध, मद्य निषेध है हमारे यहाँ, है ना। तो ये सारा तथ्य यहाँ से जुड़ता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मिलेट महोत्सव का आयोजन बिहार में कहां होगा? मिलेट महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा, ये आपको बताना है। बिहार में मिलेट महोत्सव जो मार्च 2023 में, कब मनाया जाएगा मिलेट महोत्सव? तो तथ्य जान लीजिए, मार्च 2023 में, मार्च 2023 में, मार्च 2023 में कहां मनाया जाएगा? क्वेश्चन आपके साथ यही है, आप बता दें। मैं 5 सेकंड इंतजार करता हूं आपके लिए मैं आपका लगातार चैट चेक करते रहता हूं। 5 सेकंड इंतजार करता हूं ताकि आप आंसर बता दें। डी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, डी आंसर होगा। भोजपुर, भोजपुर मिलेट महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? भोजपुर में। अच्छा, अभी राजगीर में कौन सा मेला चल रहा है? राजगीर में कौन सा मेला चल रहा है? मलमास मेला। अगर आप नहीं घूमने गए तो घूमने जाइए, लेकिन सैटरडे संडे मत जाइएगा भाई, बहुत भीड़ रहेगा, बहुत भीड़ रहेगा। 15-20 दिन तो बहुत ज्यादा ही भीड़ रहेगा। तो मलमास मेला अभी राजगीर में आयोजित हो रहा है। आप जाना चाहें पटना बिहार के जो भी लोग हैं तो आप जा सकते हैं, आराम से देख के आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गोपालगंज में प्रसिद्ध क्या है? थावे उत्सव। थावे उत्सव गोपालगंज का प्रसिद्ध है, थावे उत्सव, याद रखेंगे। पटना में तो खैर बहुत सारा उत्सव है जो मनाया जा रहा है, जैसे पटना में वन महोत्सव, किन्नर महोत्सव, किन्नर महोत्सव, और इसके साथ साथ पटना में आम महोत्सव भी मनाया जा रहा है। आम, आम महोत्सव, बागवानी महोत्सव, बागवानी महोत्सव,
ये सारा चीज कहाँ मनाया जा रहा है? तो पटना में मनाया जा रहा है। ये पूरा एरिया जो मैं यहाँ घेर रहा हूँ, ये पूरा का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो पटना में हो रहा है। पटना में हो रहा है। वन महोत्सव याद कर लीजिए, वन महोत्सव, किन्नर महोत्सव, आम महोत्सव, बागवानी महोत्सव, ये सब का आयोजन कहाँ हो रहा है? पटना में हो रहा है। मलमास मेला बहुत अच्छा बीपीएससी अड्डा जी, घूमने चलते हैं ना सब मिलके, मजा आ जाएगा। नहीं क्या करें, आप और हम तो आमने सामने है ना, डिजिटली रूप में एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन अच्छा लगता है। चलिए कोई तो देखने वाला है, आप और हमको, है ना। चलिए तो इतना याद रहेगा कि गोपालगंज में थावे उत्सव, भोजपुर में हमारा मिलेट महोत्सव, राजगीर में हमारा मलमास मेला, ये सारा फेमस है जो अभी चल रहा है, चर्चा में है, चर्चा में है। सर्टिफिकेट तो मांगेगा फैन क्लब जी, सर्टिफिकेट तो मांगेगा। कम से कम आपके पास पता होना चाहिए कि कब का आपका पास आउट है, और नहीं तो फिर आप 60-70 के लिए तैयारी कर सकते हैं, यही हो सकता है लास्टली। लेकिन आप इंतजार कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं कि आ गया है तो फिर फिलअप कर सकते हैं ना। आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अभी पैसा मत दीजिए, अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपको फिर मौका मिलेगा, डेट बढ़ेगा, फाइन के साथ डेट बढ़ते चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय की स्थापना कहाँ हो रहा है? फिर से, बुद्ध सम्यक केंद्र, दर्शन केंद्र और संग्रहालय की स्थापना बिहार में कहाँ किया जा रहा है? क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। बता पाएंगे? बता पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बता पाएंगे तो अच्छा रहेगा। बताइए जरा, बताइएगा, बताइएगा कहाँ हो रहा है? बुद्ध सम्यक दर्शन और संग्रहालय के स्थापना। बाकी सब महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया में, महाबोधि, ये भी करंट है। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? बोध गया में की जा रही है। ऐसे भी बोध गया फेमस है। महावीर मंदिर, सॉरी एक मिनट, हाँ चलिए, ऐसे भी बोध गया फेमस है। क्यों फेमस है? तो ये आपको पता होगा, बोध महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर, महावीर मंदिर पटना के नाम से निकल जाए, महाबोधि मंदिर के नाम से फेमस है। ठीक, तो बोध गया तो ऐसे भी महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के लिए है। पटना तो अभी हम लोग देख चुके कि पटना में कई सारा चीज बना है, जैसे बापू टावर। बापू टावर कहाँ बना है? कहाँ बन रहा है? पटना में बन रहा है। पटना में एक और चीज बन रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी भी तो पटना में ही बन रहा है ना, साइंस सिटी भी तो पटना में ही बन रहा है। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र संग्रहालय, वैशाली होगा आंसर, वैशाली होगा आंसर, वैशाली होगा। बाकी बिहार के राजगीर में राज्य खेल अकादमी तो बन ही रहा है, खेल अकादमी तो बन ही रहा है। ये सारा तथ्य एक दूसरे से जुड़ता है, ये सारा तथ्य नहीं। आंसर इसका वैशाली होगा, आंसर इसका वैशाली होगा। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय की स्थापना वैशाली में, बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना, पटना में बापू टावर, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना, और राजगीर में खेल अकादमी की स्थापना। ये सारा एक दूसरे से जुड़ता है, ये सारा एक दूसरे से जुड़ता है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। निम्न में से कौन सा विभाग मुख्यमंत्री के पास नहीं? क्योंकि मुख्यमंत्री के पास हमारे 4 विभाग है, अब इनमें कौन सा विभाग नहीं है आपको पता लगाना है। कौन सा विभाग नहीं है आपको पता लगाना है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास निम्न में से कौन सा विभाग नहीं है? आंसर दीजिएगा जल्दी, आसान है, आसान है। ए, चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा स्वास्थ्य विभाग इनके पास नहीं है, स्वास्थ्य विभाग इनके पास नहीं है, बल्कि यह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास, तेजस्वी यादव के पास और क्या है? पथ निर्माण विभाग,
पथ निर्माण विभाग कौन रखे हुए हैं? तेजस्वी यादव भी रखे हुए हैं। इसके अलावा नगर विकास भी तेजस्वी यादव के पास ही है। बाकी हमारे मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय नहीं, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय लिख दिया भाई। इतना छोटा छोटा मिस्टेक कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है ना। तो गृह मंत्रालय है, निर्वाचन विभाग है, सामान्य प्रशासन का विभाग है, सारे हमारे मुख्यमंत्री के पास ही, सारे हमारे मुख्यमंत्री के पास ही। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला, भारतीय रेसलिंग टीम का कोच किसे बनाया गया? अब देखिए, बहुत ज्यादा तो हमारा योगदान नहीं है, बिहार का योगदान बहुत ज्यादा रहता नहीं है, लेकिन तब भी कुछ योगदान अगर मिल जाता है और हो जाता है तो हमारे लिए खुशखबरी हो जाता है। और ये खुशखबरी ही है हमारे लिए, ये खुशखबरी ही है। भारतीय रेसलिंग टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो ये आपको पता होगा, सर बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो चलिए बताना शुरू कीजिए, आंसर बताना शुरू कीजिए, 5 सेकंड रुक रहा हूं मैं। साइकिबुल गनी चर्चा में बहुत रहे था ये व्यक्ति चर्चा में बहुत रहे थे। क्यों रहे थे? तो इन्होंने रणजी ट्रॉफी में 13 शतक मारा था। रणजी ट्रॉफी में 13 शतक मारा है इन्होंने, 13 शतक मारा है, इसलिए चर्चा में था। तो ये आंसर तो नहीं होगा। अब बचा तौफीक, प्रदीप कुमार, शशि भूषण। अंडर 16 में 2 शतक लगातार मारे थे तौफीक, इसलिए चर्चा में रहे थे। तौफीक जो बिलोंग करते हैं बिहार के जमुई से जुड़े हुए। अच्छा, अब प्रदीप कुमार और शशि भूषण प्रसाद में से कौन होगा? बिहार ओलंपिक संघ के चेयरमैन हैं, बिहार ओलंपिक संघ के चेयरमैन हैं कौन? प्रदीप कुमार। तो लास्टली कौन बचता है? भारतीय रेसलिंग टीम के कोच कौन हुए? तो शशि भूषण प्रसाद जी हुए। आंसर क्या हो जाएगा? शशि भूषण प्रसाद जी हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो देख लीजिएगा, शशि भूषण प्रसाद जी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करिए, लेकिन याद रखिए भाई, याद रखना आपके लिए जरूरी है, याद रखना आपके लिए जरूरी है। सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है, हर विकल्प को मैंने सोचा है 2-3 में आंसर आपका ऐसे ही तैयार हो जाए, 2-3 फैक्ट आप ऐसे ही जान ले, क्योंकि याद करना मुश्किल होता है ना, बार बार रिपीट होगा आपकी आंखों के सामने से, तब मजा आ जाएगा, याद हो जाएगा तुरंत, है ना, है कि नहीं है? चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मई 2023 में किस नगर निगम ने भारत की पहली डिजिटल करेंसी जारी की है? अभी बिहार में कुछ नया हो रहा है, बहुत कुछ नया हो रहा है, और हम उसके साथ जुड़े हुए। आज बिहार के नागरिक भी हमको ये जानना चाहिए कि ये सारी जो चीजें हो रही है ना, वो हमारे बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है ना। तो बताइएगा, मई 2023 में किस नगर निगम ने भारत की पहली डिजिटल करेंसी जारी की है? पहली बात तो हमारे यहाँ नगर निगम की कुल संख्या कितनी है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या हमारे यहाँ नगर निगमों की कितनी है? 19 है। नया नगर निगम कौन बना है? सहरसा बना है। चलिए, एक फैक्ट तो यहाँ हो गया, एक फैक्ट तो यहाँ हो गया। चलिए, पहला फैक्ट तो हमारा यहाँ हो गया। जो याद करते चलना है, वो याद करते ही चलना है, उसको कल पर नहीं छोड़ना है, उसको आज पर ही रखना है ना। चलिए, 2 नवंबर 1864, 2 नवंबर 18, जिस नगर निगम की बात मैं कर रहा हूं उसकी स्थापना 2 नवंबर 1864 में हुआ है। इसी का 1917 में नाम परिवर्तन हुआ है। 1917 में नाम परिवर्तन पहली बार हुआ और दूसरी बार 1952 में नाम परिवर्तन हुआ है। मैं किस नगर निगम की बात कर रहा हूं? मैं किस नगर निगम, सही बोलता है, पटना नगर निगम की बात कर रहा हूं मैं। ये सारे तथ्य इसी के परिप्रेक्ष्य में है। 2 नवंबर 1864 को पटना नगर पालिका की स्थापना हुई, नगर पालिका के रूप में स्थापना हुई, नगर पालिका के रूप में स्थापना हुई। 1917 में नाम परिवर्तन हुआ नगर पालिका, ऐसे तो ठीक है। फिर 1952 में यह नगर निगम बना, ठीक। तो ये पटना नगर निगम के बारे में सारी चर्चाएं हो रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? देखिए 2-3 चीज है जो बिहार इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे तो बताए थे। टोटल एनएच की कितनी लंबाई है बिहार में, एसएच की कितनी लंबाई है बिहार में, ये दोनों तथ्य पढ़ाए थे। किस जिला में सर्वाधिक एनएच की लंबाई है, किस जिला में सबसे कम एनएच की लंबाई है। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, जहां आपको जाके देखना है वीडियो के या लाइव वाले लिंक पे जाइए, दूसरा नंबर वीडियो ही वही रहेगा, तो जरूर देखिएगा। बिहार इकोनॉमिक सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है, 5 से 6 प्रश्न वहीं से रहता है। ठीक है, चले आगे बढ़े। तो बताइएगा सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, किस जिले में है, किस जिले में है? स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? किसी को आइडिया? उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। चलिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि आंसर हो जाएगा इसका ई, आंसर हो जाएगा इसका ई। क्यों? इसका आंसर हो जाएगा गया, आंसर हो जाएगा गया। शिवहर में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, शिवहर में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। शिवहर को इसलिए जानते हैं, और सबसे कम जो एसएच हाईवे है, सबसे कम एसएच सबसे कम जो है वो शिवहर में ही है। 2 फैक्ट शिवहर से जुड़ता है, प्रति व्यक्ति आय भी सबसे कम शिवहर में है, और स्टेट हाईवे की सबसे कम लंबाई भी शिवहर में है। सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है? गया में है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक कर लीजिएगा। पटना के बारे में बता दूं, सर्वाधिक शहरीकरण, शहरीकरण सबसे ज्यादा पटना में है, शहरीकरण सबसे ज्यादा पटना में है। पटना में कितना है? तो 44.3%, 44.3%। और पटना में ही सर्वाधिक पर कैपिटा इनकम भी है। तो सबसे कम है शिवहर में, और पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा भी कहाँ है? पटना में ही। 2-3 फैक्ट हैं जो आपसे जुड़ जाता है। और एक चीज और है, सबसे ज्यादा बिजली खपत भी पटना में ही होता है, बिजली खपत भी पटना में ही होता है सबसे ज्यादा। ये सारे फैक्ट है। शिवहर से दो फैक्ट जुड़ गया, पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, स्टेट हाईवे की लंबाई सबसे कम है। पटना से जुड़ गया, शहरीकरण सबसे ज्यादा 44.3% है, पर कैपिटा इनकम भी पटना का सबसे ज्यादा है, और बिजली खपत के मामले में पटना सबसे आगे है। एक और फैक्ट बताया तो बड़ा अजीब फैक्ट है, अभी पहले आपसे पूछा था, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होता है? बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होता है? 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा है गलत आंसर देंगे, गलत आंसर देंगे। नहीं तो बता के दिखाइए, एकदम सही बोले गया इसलिए लिख दिए हैं। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पड़ता है? ये है, एकदम गारंटी के साथ बात कर रहा हूं मैं, आप गलत बताएंगे अगर आप नहीं पढ़े हैं इकोनॉमिक सर्वे तो। किशनगंज, पश्चिम चंपारण 16.2% कुल, और कुछ आंसर इतना ही आएगा। चलिए सर्वाधिक वर्षा जो है, सर्वाधिक वर्षा जो है पश्चिम चंपारण में हुआ इस बार। सेकंड नंबर पर है किशनगंज, ये सेकंड नंबर पर है किशनगंज। राजकिशोर जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किशनगंज सेकंड नंबर पर है, किशनगंज सेकंड नंबर पर है। चलिए आगे बढ़े। उत्पादकता के हिसाब से सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहां हुआ है? उत्पादकता के हिसाब से सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहां हुआ है, किस जिले में हुआ है बिहार के? चावल और गेहूं मुख्य खाद्यान्न फसलें यही है बिहार की। सबसे ज्यादा कहां हुआ है गेहूं का उत्पादन? उत्पादकता के हिसाब से, उत्पादकता के हिसाब, देखिए 2 तरह का चीज होता है, फैक्ट जब पढ़िएगा तो एक होता है उत्पादकता और एक होता है उत्पादन, एक होता है उत्पादन। तो चलिए उत्पादन के दृष्टि से तो नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं उत्पादकता की दृष्टि से, क्योंकि उत्पादन की दृष्टि से रोहतास है नंबर 1 पर। कौन है? उत्पादन की दृष्टि से रोहतास है, लेकिन उत्पादकता की दृष्टि से कौन सा है? कोई बता पाएंगे? वेस्ट चंपारण, बहुत अच्छा, वेस्ट चंपारण
कितना उत्पादन होता है? तो 4904 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। ये भी देख लीजिए 4904 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। रोहतास उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है, रोहतास उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है। और रोहतास के बारे में एक तथ्य और जान लीजिए, चावल के उत्पादन और उत्पादकता दोनों दृष्टि से प्रथम है, दोनों दृष्टि से प्रथम है रोहतास। मधुबनी में केला का उत्पादन में प्रथम है, केला उत्पादन में प्रथम, केला में प्रथम है। और नालंदा जो है अमरूद उत्पादन में प्रथम है, अमरूद उत्पादन में। ऐसे नालंदा सब्जी के उत्पादन में भी एक अच्छा खासा स्थान रखता है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य हैं, आपको इकोनॉमिक सर्वे में आसानी से देखने को मिल जाएगा, आसानी से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे तथ्य हैं, याद रहेगा। थोड़ा सा दम लगाइए ना, दम लगाइए, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जब तथ्यों से आप रूबरू होने लगे और डर लगने लगे तो भगवान अपने इष्ट देव का नाम जरूर लीजिए। जैसे मैं ऐसे बिहार में अधिकांश लोग जो डरते हैं वो हनुमान जी का नाम बहुत लेते हैं, वो हनुमान चालीसा बहुत पढ़ते हैं। उनके साथ मैं भी, जब मुझे लगता है कि स्थितियां विपरीत जा रही हैं और कुछ होने वाला नहीं है, तो भगवान की शरण में हम लोग जाते हैं। और ऐसे में जब भगवान का नाम लेते हैं तो हर शांति वांति मिलता है ना। तो जब याद नहीं हो रहा हो, लग रहा हो कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा है चीजें, तो आप अपने इष्ट देव के पास जा सकते हैं। वो भगवान हो सकते हैं, वो अल्लाह हो सकते हैं, वो जीसस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो आपके मानने पर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से उत्पादन का लक्ष्य कब तक का रखा है कि हम लोग जितना बिजली का खपत करेंगे उसका 10% बिजली हम लोग सौर ऊर्जा से उत्पादित करेंगे। कब तक? कब तक ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? कब तक रखा गया है? कब तक रखा गया है? कोई बताएंगे? आंसर देंगे? मेरा जिला दरभंगा। कौन सा? बीपीएससी अड्डा दरभंगा। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। देखिए सितंबर 2024 तक पटना मेट्रो बनकर तैयार हो जाएगा। ये तथ्य याद कर लीजिए। पहले 2023 था, अब 2024 कर दिया गया है। 23-24 तक मनरेगा प्लस वन विभाग मिलकर 3 करोड़ पौधे लगाएगा, 3 करोड़ पौधे लगाएगा। दूसरा तथ्य आपको यहां मिल गया। आप पूछा बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से उत्पादन होगा कब तक? तो ये कोई और नहीं बल्कि 2023 है। एक और चीज है, बिहार सरकार ने एक और तथ्य रखा है कि सौर ऊर्जा से 20% बिजली, हम लोग टोटल खपत का 20% बिजली सौर ऊर्जा से उत्पादित करेंगे। कब तक? 2030 तक। सौर ऊर्जा से 20% पूरे खपत का उत्पादन होगा। ये सारा बिहार सरकार का निश्चय है, ये बिहार सरकार का निश्चय है। कितना उत्पादन कम से कम हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का महालेखाकार किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का महालेखाकार किसको नियुक्त किया गया है? क्योंकि अगर आप तथ्यों से वास्ता रखते होंगे तो आर.एस. भट्टी जी का नाम कौन नहीं जानता बिहार में? नए डीजीपी हैं, नए डीजीपी हैं। चलिए आपके लिए आसान कर दिए चीजें, आपके लिए आसान कर दिए चीजें। आर.एस. भट्टी डीजीपी हैं। के विनोद चंद्रन चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के। पीके शाही क्या है? पहले ही पढ़े हम लोग, पहले ही पढ़े पीके शाही के बारे में, कुछ तो है। आंसर हो जाएगा विशाल बंसल। महालेखाकार कौन है? विशाल बंसल। और पीके शाही क्या है? लोकायुक्त।
याद आ गया होगा, दिमाग में याद आ जाता चीजें, जब नाम आता है ना तो फ्रेमिंग बनने लगता है, दिमाग आपको देने लगता है इनपुट, ये होगा ये होगा ये होगा, दिमाग चलने लगता है ना। तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिहार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एग्जाम कोई सा भी हो, बिहार में मैं कह रहा हूँ, बिहार शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या बीपीएससी ही क्यों ना हो, सारे में इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर, सारे में इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य, पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री कौन है, ये बताइए। बिहार के हैं, सबसे बड़ी बात है ये बिहार के हैं। किन की बात कर रहा हूं मैं, किन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि पशुपति पारस जी का नाम आजकल खूब आ रहा है, हाजीपुर सीट को लेकर एकदम अड़े हुए हैं भाई, अपने भतीजे के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है, अरे नहीं उत्तराधिकारी तो हम ही होंगे, उत्तराधिकारी तो हम ही होंगे। केंद्र सरकार में ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। आंसर कौन बता रहे हैं, पीके साइन एडवोकेट, ठीक है बहुत अच्छा। खाद्य प्रसंस्करण, गृह मंत्रालय में राज्य, नित्यानंद जी आजकल चर्चा में है, गृह राज्य मंत्री है ये। और अश्वनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले, खाद्य, पर्यावरण, वन राज्य मंत्री हैं, अश्वनी कुमार चौबे, अश्वनी कुमार चौबे। और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, आरके सिंह, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। कोशिश कर रहा हूं कि आपको याद कराते चलो, कोशिश कर रहा हूं ज्यादा ज्यादा फैक्ट से रूबरू करवाते चलो, कोशिश कर रहा हूं कि आपका गलत कम से कम हो। अगर 6 से 8 क्वेश्चन यहां से आता है तो एक भी गलत ना हो, ये प्रयास कर रहा हूं मैं। लेकिन मेरे प्रयास करने से तो आप सफल नहीं हो जाएंगे, प्रयास आपको अपने स्तर पर भी करना पड़े, है ना। चलिए ये फैक्ट हो गया सारा, आगे बढ़ते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, किसे दिया गया है, ए बी सी डी। 5 सेकंड का समय है, सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड, आंसर बताइए। मैं देख रहा हूं आपका आंसर, मैं देखने में लगा हुआ हूं। स्वच्छ सुजल, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान किनको मिला है, बबीता गुप्ता को मिला है, सीहो मुजफ्फरपुर में कार्यरत हैं, इनको मिला है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान बबीता कुमारी को। अच्छा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 गायत्री कुमारी को मिला है, डी आंसर हो, गायत्री कुमारी को मिला है, इकलौती महिला है जिनको यह अवार्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 दिया गया है। ये भी सुन लीजिए। मैथिली भाषा के लिए, मैथिली भाषा के लिए अच्छा आनंद सन्नी को, मैथिली भाषा के लिए अच्छा आनंद सन्नी को क्या मिला जरा बताइएगा। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है। और बाकी हिमकर दास क्या है, तो अटल काव्य रत्न सम्मान इनको मिला है, अटल काव्य रत्न, काव्य रत्न पुरस्कार इनको मिला है। ये सारे फैक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमने देखा बबीता कुमारी को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है, हिमकर श्याम को अटल काव्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अच्छा आनंद सन्नी को मैथिली भाषा के साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और गायत्री कुमारी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला था फिर बोल देता हूं कि हम लोग 17th बीपीएससी को लेकर उसके आगे अगर आप 12 क्लास पास करके आए हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है,
तो उन सब के लिए अभी से बीपीएससी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, 3 साल 4 साल के फाउंडेशन कोर्स के साथ। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त से। बाइलिंगुअल बैच होगा, आप चाहे हिंदी में पढ़ना चाहे इंग्लिश में पढ़ना चाहे आप ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध। ठीक है, चलिए। उप मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज को मरीज फ्रेंडली बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? चलिए, उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव जी ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ABCD कौन सा आंसर होगा? मोक्ष धाम योजना। सुनते ही याद आता है शवदाह गृह बनेगा, शवदाह गृह बनेगा। वो लाश को जलाकर जो करते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से जलाते हैं। तो जिला मुख्यालय में, इतना भी जिला मुख्यालय है उसमें शवदाह गृह बनेगा। 23-24 बजट में इसकी बात की गई, जिला मुख्यालय में ये काम होगा। 23-24 बजट में इसकी बात कही गई, 23-24 बजट में इसका बात किया गया है। तो बताइएगा मेडिकल कॉलेज में इको फ्रेंडली, सॉरी में आती मरीज फ्रेंडली बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है मिशन परिवर्तन योजना। मरीजों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार, दोस्त जैसा व्यवहार, यह है मिशन परिवर्तन, मिशन परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। बेफिक्र ऐप का शुभारंभ जल संसाधन विभाग द्वारा किस उद्देश्य से किया गया है? बेफिक्र ऐप सरकार ने क्यों लाया है? क्वेश्चन आपसे यही है, क्यों लाया है? मौसम संबंधी सूचना के लिए मौसम बिहार ऐप लाया गया है। मौसम बिहार ऐप लाया गया है। किस लिए लाया गया है? तो मौसम संबंधी सूचना देने के लिए। मैट्रिक और इंटर छात्रों के लिए BSEB मोबाइल ऐप लाया गया है, BSEB मोबाइल ऐप लाया गया है। अच्छा, बाढ़ एवं सूखा प्रभाव को दिखाने के लिए आंसर यही हो जाएगा, आपका बेफिक्र ऐप लाया गया, आपका बेफिक्र ऐप लाया गया। बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप, इसका नाम है बेफिक्र ऐप, बेफिक्र ऐप। तो बेफिक्र ऐप किसके लिए लाया गया है? बाढ़ एवं सूखा प्रभाव को देखने के लिए बेफिक्र ऐप। और 9वीं से 12वीं तक डिजिटल शिक्षा देने के लिए कौन सा ऐप लाया गया है? तो फिलो ऐप लाया गया है, फिलो ऐप। याद कर लीजिए, सारा का सारा तथ्य इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा तथ्य इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी छूटेगा आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? ये बताइएगा, आंसर बताइएगा, इंतजार कर रहा हूं मैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में एक स्वर्ण, एक रजत और 5 कांस्य लेकर हम लोग आए, 5 कांस्य लेकर आए। स्थान क्या हमारा रहा? तो स्थान हमारा रहा 24वां। स्वर्ण पदक किसके द्वारा लाया गया? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। स्वर्ण पदक कौन लेकर आया? तो स्वर्ण पदक लेकर आए आकाश कुमार। नाम याद रखिएगा, बिहार के आकाश कुमार स्वर्ण पदक लेकर आए। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, आप लोगों को पता याद रहेगा। चलिए थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, है ना। जिंदगी में कभी कभी ऐसा दिन बीतता है जब लगता है कि पास नहीं करेंगे, हमको समानता, हम लोग को ऐसा लगता है पास नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं पता है? मोबाइल देखने लगते हैं, दोस्तों से बात करने लगते हैं, घुटन महसूस होता है, कहीं घूमने निकल पड़ते हैं, या कहीं जाने का मन नहीं करता है, रूम में ही सड़ते रहते हैं। तो ये जीवन का एक ऐसा दौर है जिसमें आप सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, सबसे ज्यादा दुखी हैं, लेकिन कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। ऐसे में क्या करते हैं आप? इसका रास्ता कैसे खोलते हैं? तो मुझे लगता है इसका सबसे बेहतर जो रास्ता हो सकता है कि इस अकेलेपन को, इस दुख को, इस दर्द को ना एक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए और बताया जाए कि भैया इतना दुख दर्द किस लिए, जब पास ही नहीं किए उसी लिए ना। तो इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि दुनिया का हर मुसीबत,
दुनिया का हर व्यक्ति आपके सामने झुक जाए, कुछ इस तरह का प्रभाव उत्पन्न करेंगे। और वो तभी उत्पन्न हो सकता है जब हम पढ़ें। खिलाड़ी कोई सा भी हो, खिलाड़ी को, लियोनेल मेसी के बारे में पढ़ रहा था मैं। लियोनेल मेसी के बारे में जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। उनको बचपन में एक ऐसा रोग लगा जिसमें वो खेल नहीं सकते थे, पैर का प्रयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से उन्होंने उस बीमारी को हरा दिया। तो हम लोग तो अभी बहुत छोटे मोटे बीमारियों से लड़ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बातों से लड़ रहे हैं, अभी बहुत हिम्मत बाकी है ना, अभी बहुत हिम्मत बाकी। कई सारे खिलाड़ी हुए, कई सारे चैंपियन होने जिन्होंने इतिहास बाद में रचा, संघर्ष को पहले झेला। तो हम लोग उसमें से एक हैं यार, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 में किसने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको बताना है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4, पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ। इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ। पहला तथ्य याद कर लीजिए, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4। हाँ, किसने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ये बताना है आपको। स्वर्ण पदक जीता ये बताना है। गुलशन? गुलशन? जी नहीं, जी नहीं। जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में, जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, खुशी कुमारी ने और गुलशन कुमार ने, जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो अंजनी कुमारी वह है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 में, अंजनी कुमारी आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये अंजनी कुमारी ने, अंजनी कुमारी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कृषि रोड मैप 4 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं आपके साथ करने वाला हूं। अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो ये तो आंसर बताएंगे आप, ये तो आंसर बताएंगे आप। पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, दुनिया का सबसे हार्ड काम है, सबसे मुश्किल काम है, लेकिन उसको अगर आप कर रहे हैं तो आप में हिम्मत होगा भाई, हिम्मत होगा, जबरदस्त हिम्मत होगा। अगर हिम्मत है तो उसको परिणाम तक पहुंचाते हैं, लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, आधा अधूरा छोड़ते नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए तो बताइए कौन सा कथन गलत है? सबका पीडीएफ पॉइंट अप कर रहा हूं मैं, एक तो नेशनल, इंटरनेशनल और वो संदर्भ अर्धवार्षिकांक खत्म हुआ है हमारा, उसका पीडीएफ और इसका पीडीएफ, सबको पॉइंट अप कर रहा हूं, सारा आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार में प्रोवाइड कर दूंगा। एकदम सही बोले, एकदम सही बोले, जो भी बोले सही बोले। गेहूं गलत है यहाँ, गेहूं गलत है यहाँ, बल्कि क्या होगा, मोटा अनाज या तिलहन के उत्पादन की बात कही गई है, या तिलहन के उत्पादन की बात कही गई। ठीक है, बाकी सारा सही है। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा, पहला सही है। 12 विभागों को सम्मिलित किया गया चौथे कृषि रोडमैप में, ये भी सही है। टिश्यू कल्चर पर आधारित पौधशाला का विकास होगा, ये भी सही है। तो कृषि रोडमैप के बारे में अन्य 3 कथन सही हैं, लेकिन चौथा कथन गलत है। आपको ध्यान लग गया होगा, याद आ गया होगा, है ना। चलिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और तथ्यात्मक प्रश्न है जिससे आपको रूबरू करवा रहा हूं, मुझे लगता है आपको पता होगा। बिहार में 5G सेवा की शुरुआत कब हुई है? बिहार में 5G सेवा की शुरुआत कब हुई है, बताइएगा। बिहार में 5G सेवा की शुरुआत कब हुई है? किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है? आंसर बताइएगा। 5G सेवा की शुरुआत किसके द्वारा? 5G सेवा की शुरुआत किसके द्वारा? एयरटेल के द्वारा, एयरटेल के द्वारा। कहां? पटना में। कहां? पटना में। तो ये हुआ है बिहार में 28 नवंबर 2022 को, 28 नवंबर 2022 को, जबकि 1 अक्टूबर 2022 को 5G सेवा की शुरुआत भारत में हुई। 1 अक्टूबर 2022 को भारत में और 28 नवंबर 2022 को बिहार में इसकी सेवा की शुरुआत हुई है। तो छोटा सा तथ्य था, लेकिन पता है ना, कभी कभी ऐसे ऐसे तथ्य पूछ देते हैं और ये न्यूज में आया तो मैंने डाल दी, है ना। चलिए, बिहार सरकार ने औरंगाबाद और गया जिलों में सिंचाई के लिए किस नहर के पुनर्निर्माण के लिए
शुरू करने का निर्णय लिया है कि इसका फिर से निर्माण किया जाएगा, फिर से निर्माण किया जाएगा। औरंगाबाद और गया जिलों की सिंचाई के लिए कौन सा नहर के पुनर्निर्माण की बात कही गई है, फिर से बना रिकंस्ट्रक्शन की बात कही गई है? कुछ आइडिया? 1364 करोड़ रुपया दिया गया है इसके लिए, 1364 करोड़ रुपया दिया गया है इसको पुनर्निर्मित करने के लिए। मैं बात कर रहा हूं उत्तरी कोयल नहर का, मैं बात कर रहा हूं उत्तरी कोयल नहर का, उत्तरी कोयल नहर का। बात तो सही है कि 4 बार में पीटी नहीं निकल रहा, हिम्मत कहां से लाएं? तो वहीं से लाइए जहां से ना निकलने का जो दर्द है वहां पड़ा हुआ है। देखिए ऐसे भी तो दुनिया में कोई आपको नहीं देखने वाला है, नहीं निकालिएगा तो बड़ा सपना चूर आपका सिर्फ नहीं होगा, परिवार का भी होगा। और जब परिवार का होगा तो परिवार सहेगा नहीं, और फिर आप उस दुनिया में चले जाइएगा जहां आप जाना नहीं चाहते हैं। तो मतलब नहीं रखता है कि 4 बार निकले नहीं निकला, 5 बार नहीं निकला, एक ही बार निकले लेकिन फाइनल निकले, एक ही बार रिजल्ट हो लेकिन फाइनल रिजल्ट हो, और वही प्रयास अभी आप करें। ठीक है 4 बार नहीं हुआ, कुछ कमियां होंगी, कुछ ऐसे बातें होंगी जिसको हम इग्नोर उस समय नहीं कर पाए, आज उस बातों को शामिल नहीं होने देंगे। जरा बताइएगा तो 5-4 बार नहीं निकला तो इसके पीछे कारण कौन था? कारण कौन था? जब कारण पता चल जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आंसर क्या आपसे होगा कि नहीं होगा। चलिए तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला बढ़ते हैं। 2012 से 21 के दशक में बिहार की नाइट टाइम लाइट यानी रात में जो लाइट आता है उसकी औसत वृद्धि हो गई है, यानी ये टाइम बढ़ गया। आप तो देख ही रहे हैं गांव में भी 21.5 घंटा के आसपास लाइट दे रहे हैं, और पटना जैसे शहर में हम लोग 23-24 घंटा लाइट देने में लगे हुए, 23 घंटा मान के चलते हैं। लेकिन नाइट टाइम लाइट की जो औसत वृद्धि थी वो बहुत ज्यादा हो गई, और मैं कहूं पूरे भारत में सबसे ज्यादा हो गई, पूरे भारत में सबसे ज्यादा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा हो गया। तो कितना प्रतिशत ज्यादा हुआ ये आपको बताना है। बताइएगा। तो देश में प्रथम है 474%, 474%। एक लिखते हैं शबनम खातून कि आसमीन भाई आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप दान कीजिए, लेकिन फ्री की चीज को पेड क्यों करना है? शबनम खातून जी आपसे फिर से एक बार रूबरू हो रहा हूं। मैं मानता हूं कि मैं फ्री में दे सकता हूं, दूंगा भी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है किसी की मेहनत को आप कोई मूल्य ना लगे। हर कोई मेहनत करे, आप भी मेहनत करें, और आपकी मेहनत का मूल्य होगा कि आपका रिजल्ट, और रिजल्ट ना हो तो कोई मेहनत काम का नहीं। हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है उसको उसकी मेहनत के बदले में कुछ मिले। तो कोई आपसे पैसा अगर मांग भी रहा है तो फालतू नहीं मांग रहा है, और आप फालतू नहीं दे रहे हैं, आप उसके लिए पेड कर रहे हैं जो उसने मेहनत किया, आपका समय बताया, तो इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दें, है ना। चलिए अच्छा, भारत में औसत वृद्धि कितना हुआ है? 45% हुआ है। कितना हुआ है? 45% हुआ है। तो भारत में 45% मात्र नाइट टाइम लाइट में वृद्धि हुआ है, वहीं बिहार में 474% हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि बिहार में ही देखने को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वीं नेशनल साइकिलिंग रोड चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये आपको बताना है। किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है आपको बताना है। अभी हमने खुशी कुमारी के बारे में पढ़ा, जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग में 57 kg भार में स्वर्ण पदक जीता है, यह भी हमने पढ़ा। लेकिन अब क्वेश्चन अगला है, 27वीं नेशनल साइकिलिंग एवं रोड चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? आप बता सकते हैं तो बताइए।
नई आइडिया है, नई आइडिया है, नोट डाउन कर लीजिए। आंसर होगा सुभानी कुमारी ने, आंसर होगा सुभानी कुमारी ने, सुभानी कुमारी ने। एकदम सही बताएं अश्विन आनंद जी, बहुत अच्छा। कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में बिहार की कौन सी लघु फिल्म चयनित हुई है? एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा बकवास नहीं, बस आंसर है तो मारिए, आता है तो मारिए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में बिहार की कौन सी लघु फिल्म जो है चयनित हुई है? चयनित हुई है, आइडिया है, आइडिया है? बी 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 होगा या और कुछ होगा? नहीं भाई, ये है नाच बसंती, नाच वाला बसंती। कान फिल्म फेस्टिवल में बिहार की कौन सी लघु फिल्म चयनित हुई है? तो फिल्म कोई और नहीं, बसंती है। शोले का वो डायलॉग याद होगा, वो सीन याद होगा। आजकल तो शोले कौन देख रहा है, लेकिन हम लोग के जमाने में तो बहुत बड़ा मूवी था, है ना। बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के छात्रों द्वारा जिस अखबार का प्रकाशन होगा उस अखबार का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उस अखबार का नाम क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा ये बताइएगा, आपसे बात करते करते ही बात कर लेता हूं, क्वेश्चन जस्टिफाई कर पा रहा है आपको या नहीं कर पा रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है किससे कुछ सीख रहे हैं, या फिर आपको सब पता है, या आपको लग रहा है कि नहीं भाई टाइम बर्बाद हो रहा है? बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है पूरा कॉपी बनाने में, पेज बाय पेज क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो ये ऐसे नहीं है कि कहीं से उठाए और दे दिए, इसको बनाना फिर आपको प्रेजेंट करना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो एक टीचर आपसे कहीं ज्यादा अधिक मेहनत करता है और इसको रिस्पेक्ट देना बनता है ना। आप दें, मुझे ना दें, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें है दें। यूट्यूब पर बहुत लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। सी दीवार होगा, आंसर सही है, दीवार, दीवार। तो 9वीं और 10वीं के छात्रों द्वारा अखबार का प्रकाशन होगा, उसका नाम क्या होगा? दीवार होगा। क्या नाम होगा? दीवार होगा, दीवार होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जहां एक्स्ट्रा नॉलेज होगा वहां हम बता देंगे। किनकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? कि राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। और ऐसा पर्सनालिटी है जिसके बारे में आप आंसर बताइए, जल्दी 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 आंसर बताइए। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। किसकी बात कर रहा हूं मैं? राजकीय जयंती, किसकी बात कर रहा हूं मैं? आंसर बता रहे हैं आप? आंसर बता रहे हैं आप? आंसर होगा इसका 29 अप्रैल 2023 को। कब? 29 अप्रैल 2023 को दानवीर भामा शाह का की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की बात हो रही है। भामा शाह, भामा शाह याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। इस बार तो टारगेट लेके चल रहा हूं मैं, बिहार स्पेशल का भी क्लास आएगा, लगातार आएगा, लगातार। और उसको लेकर क्या तैयारी कर रहा हूं कल मैं बताऊंगा, और कल मैं लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा। और आप सबको तैयार रहना है, साथ देना है, क्योंकि आप अगर साथ रहते हैं तो एक विश्वास बनता है। इतना मेहनत क्यों जब कोई आपको देखने वाला ही नहीं है? तो इतना मेहनत क्यों जब आपकी कोई प्रशंसा ही करने वाला नहीं है? तो इतना मेहनत क्यों जब आप पास हो जाए और कोई पूछने वाला ही नहीं है? तो सारे लोग, एक इंसान के रूप में हर कोई प्रशंसा चाहता है, उसमें से मैं अलग नहीं हूं, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया जीएस का बैच हम लोग 17 को लेकर शुरू कर रहे हैं। 7 अगस्त से आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना, अभी से शुरुआत चाहते हैं, आपके आस पड़ोस में दोस्त यार में कोई पूछता है तो प्लीज उनको भेजें हमारे पास। मैं ये नहीं कहता हूँ आप एडमिशन लें डायरेक्ट आकर, हमारे यहाँ डेमो करें, अच्छा लगे तो आगे बढ़ें, क्योंकि समय नहीं है अब, टीटी और मेंस के बीच ज्यादा समय नहीं है। चलिए, बिहार सरकार ने चौथा कृषि रोड मैप कब लागू किया है? अब ये क्वेश्चन अभी अभी जस्ट करके निकले हैं, आपको कितना याद है अभी पता चल जाएगा। कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है? अभी मैंने 31 मार्च 2028 तक इसका लास्ट डेट होगा, पहला डेट कब है ये भी मैंने आपको बताया है। और
और इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो ये डेट कौन सा है, ये डेट कौन सा है, और ये वही डेट है जब बीपीएससी ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। ये वही डेट। तो किस डेट की बात कर रहा हूं मैं, किस डेट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये डेट है 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 को 75वां स्थापना दिवस मनाया था, क्योंकि बीपीएससी की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1949 को बीपीएससी स्थापित हुआ था, बीपीएससी स्थापित हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल टॉप 5 में बिहार के कितने जिले शामिल हैं, ये आपको बताना है, आपको बताना है। चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल टॉप 5 में बिहार के कितने जिले शामिल हैं, ये आपको बताना है। और मुझे लगता है आपको पता होगा, ये आंसर पता होगा। अच्छा, पहली बात, चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी कौन करता है, जारी कौन करता है, तो जारीकर्ता का नाम है नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग इसको जारी करता है। बिहार के 2 जिले, कितने जिले, 2 जिले, आंसर क्या हो जाएगा, 2 जिले। ये 2 जिलों का नाम क्या है, तो एक का नाम है खगड़िया, एक का नाम है खगड़िया जो फर्स्ट पोजीशन पर है, और दूसरे का नाम है शेखपुरा जो 4th पोजीशन पर है। तो चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल टॉप 5 में बिहार के 2 जिले शामिल हैं, खगड़िया और शेखपुरा। ऐसे सूचियों की संख्या टॉप 112 में कितना बिहार के जिले हैं, तो 12 जिले, 112 में 12 जिले बिहार के। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पढ़ लीजिए, रट लीजिए, ये भी रट लीजिए। अच्छा, 500 आकांक्षी प्रखंडों में, 500 आकांक्षी प्रखंडों में बिहार के कितने प्रखंड हैं, तो बिहार के 61 प्रखंड हैं, बिहार के 61 प्रखंड हैं। तो इसी चेंज ऑफ डेल्टा रैंकिंग में 500 आकांक्षी प्रखंडों में बिहार के 61 प्रखंड हैं, और 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के कुल 12 जिले हैं जो शामिल हैं, और टॉप 5 में 2 जिले शामिल हैं, खगड़िया और शेखपुरा, खगड़िया और शेखपुरा। याद रहेगा। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के औद्योगिक विकास की रैंकिंग को लेकर निम्न में से कौन सा कथन सही है, बिहार के औद्योगिक विकास की रैंकिंग को लेकर कौन सा कथन सही है, आपको बताना है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सोच लिए होंगे, इस रैंक में 70 अंक के साथ सीधा टॉप पर है, तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। केवल 27 अंक के साथ रोहतास जिले की रेटिंग में 38 स्थान पर है, ये भी सही है। 100% ऋण स्वीकृति में शेखपुरा और मुंगेर और सिवान प्रथम 3 जिले हैं, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त तीनों सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो 100% ऋण रैंकिंग में सबसे कमजोर स्थान पे कौन है, सबसे कमजोर कौन है, तो सबसे कमजोर है 100% में सारण डिस्ट्रिक्ट, सारण डिस्ट्रिक्ट सबसे कमजोर है, सबसे कमजोर है सारण डिस्ट्रिक्ट, सारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बिहार में शराबबंदी अध्ययन करने कहाँ की टीम आई थी। अब ये छोटा छोटा फैक्ट है, हर जगह नहीं में आपको मिलेगा। ये पेपर आप जब पढ़िएगा ना, तो लगातार पेपर से मैंने छांटा है, और ये टीम की चर्चा बहुत बार हुआ था, तो ये टीम का से लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने इसको शामिल कर लिया है। शराबबंदी सत्यनारायण के नेतृत्व में यह टीम आया था, किसके नेतृत्व में, सत्यनारायण के नेतृत्व में। चलिए, तो ये टीम कहीं और की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का टीम था। कहाँ का टीम है,
छत्तीसगढ़ का टीम, छत्तीसगढ़ का टीम। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला बिहार के किस जिले में रखी गई है? भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला बिहार के किस जिले में रखी गई है? और यह किसी और ने नहीं बल्कि दलाई लामा, धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा रखा गया, दलाई लामा द्वारा रखा गया। तो कहां रखा गया है आपको बताना है, कहां रखा गया है आपको बताना है। कोई आंसर, कोई आंसर? सी, सीरियसली सी होगा? गलत है, बल्कि आंसर गया होगा, गया होगा। अब बिहार में तो 2 ही 3 जगह है जो बौद्ध धर्म के लिए फेमस है, राजगीर हो गया, गया हो गया, वैशाली हो गया। तो आप ये सब जगह को आप लोग ध्यान में रखिए। अच्छा, शरद यादव लोकसभा मधुबनी से, शरद यादव सॉरी मधेपुरा से, शरद यादव लोकसभा में 4 बार चुने गए थे, 4 बार चुने गए थे। कहां से? मधेपुरा से, क्योंकि मृत्यु देहांत हो गया था उनका, तो इस संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में बिहार के पर्यटन स्थलों में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन है? बिहार का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन है? क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, और शायद हम उस जगह का चर्चा बहुत पहले भी कर चुके हैं, बहुत पहले भी कर चुके हैं। बिहार में कुल 2.5 करोड़ लोग पर्यटन के लिए आए थे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ गए, किस जगह पे गए, आप बताएंगे हमको। समता पार्टी की स्थापना किए थे शुरुआत में, राजगीर। बहुत अच्छा, राजगीर सबसे फेवरेट जगह है, सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस है बिहार का, सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस है बिहार का। चलिए, मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए, उनकी कृति है पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए, इनको मिला है मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन है ये, कौन है ये? नाम आपको पता है? किसी को आइडिया है इनका नाम? वंदना राज। बहुत अच्छा, अजीत आजाद नाम है इनका, अजीत आजाद नाम है इनका। मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार अजीत आजाद जी को मिला है, जो जुड़े हुए हैं मधुबनी से। कहां से जुड़े हुए हैं? मधुबनी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिले में बना है? तो पहला तो हम लोग को सभी पता है, पहला तारामंडल बचपन से सुनते आ रहे हैं, पटना में। पहला तारामंडल पटना में। तो दूसरा तारामंडल चर्चा ही कर रहे थे दरभंगा में, सेकंड जो बन रहा है वो दरभंगा में बन रहा है, दरभंगा में। अच्छा, दरभंगा में एक और चीज बहुत फेमस है, कुशेश्वर पक्षी विहार, पक्षी विहार साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और लखीसराय में कजरा सोलर प्लांट है, कजरा सोलर प्लांट जो है वो लखीसराय में है। ये 2-3 तथ्य है जो आपको याद रखने चाहिए, ये जो 2-3 तथ्य है आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 18 मार्च 2023 को बिहार के किस जिले में वीर नारी सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा? वीर नारी सम्मान समारोह आयोजित कहां किया जाएगा? जो 1971 में शहीद हुए थे झारखंड और बिहार के सैनिक, उनकी विधवाओं को यह वीर सम्मान दिया जाएगा। ये हमारे मुख्य अतिथि होंगे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। तो वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ होगा?
तो जब बड़े बड़े अतिथि आते हैं तो इसका आयोजन सामान्यतः कहाँ होता है? तो इसका आयोजन सामान्यतः पटना में होता है। तो ये पटना में ही इसका आयोजन हुआ होगा। 1971 में हुए शहीदों के विधवाओं को यह सम्मान दिया जाएगा, विधवाओं को यह सम्मान दिया जाएगा। अब पूछा जा सकता है कितने विधवाओं को यह सम्मान दिया गया? तो 30 विधवाओं को यह सम्मान दिया गया। कितने विधवाओं को? 30 विधवाओं को सम्मान दिया गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशनगंज ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? किशनगंज अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? पूछा यह जा रहा है। 14 जनवरी 1990 को, 14 जनवरी 1990 को कलराज मिश्र, सॉरी जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे। उसी समय किशनगंज की स्थापना हुई थी। अब इसको जोड़ के भी अगर आप बता सकते तो हमको बताइए। केम्मा स्थापना दिवस, केम्मा स्थापना दिवस। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, भागने से काम नहीं चलेगा। केम्मा स्थापना दिवस तो 33वां स्थापना दिवस। याद रखें किशनगंज ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 33वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए ठीक है, अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो कहता है बिहार के किस बत्तख को नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है? नाम दिया गया है। कौन सा वह बत्तख है जिसको नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के नाम में नाम दर्ज करवाया गया? इसका मीट बहुत औषधीय माना जाता है। ये जो भी है इसका मीट बड़ा औषधीय माना जाता है। और इसको मैथिली मखाना के तर्ज पर हम लोग नाम दिए हैं मैथिली बत्तख। मैथिली मखाना के तर्ज पर हम लोग नाम दिए हैं मैथिली बत्तख, मैथिली बत्तख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन आपका दिमाग हिलाएगा जरूर। पेपरलेस व्यवस्था वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट कौन बना है? ऐसे कई बार ये क्वेश्चन कर चुका हूं और मुझे लगता है आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। पेपरलेस व्यवस्था वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट कौन बना है? किसी को आइडिया है? नहीं आइडिया है? चलिए मैं बताता हूँ। 5 सेकंड हो गया है। तो ये कोई और नहीं बल्कि सहरसा बना है। सहरसा बना, सीतामढ़ी है, मढ़ी, सीतामढ़ी का मढ़ौरा पुनौरा धाम, सीतामढ़ी का पुनौरा धाम बड़ा चर्चा में रहा। पुनौरा धाम बड़ा चर्चा में रहा। अब क्यों चर्चा में रहा? तो आप इसको प्रसाद योजना में शामिल कर दिया गया। प्रसाद योजना में पुनौरा धाम को शामिल कर दिया, अब इसको विकसित किया जाएगा। तो पुनौरा धाम को लेकर था। अच्छा, पटना किस नेशनल वाटरवे में स्थित है? आसान क्वेश्चन है क्योंकि एक जहाज गुजर रहा था और जहाज के कारण ये वाटरवे बड़ा चर्चा में आ गया था। तो पटना नेशनल वाटरवे 1 में स्थित, नेशनल वाटरवे 1 में स्थित है। ठीक है, जो यूपी से कहां तक? यूपी से कलकत्ता तक जाता है, बंगाल तक जाता है। बिहार के कितने लाभुकों को पोषण युक्त फोर्टिफाइड चावल मिलेगा? कितने लाभुकों को यहाँ फोर्टिफाइड चावल मिलेगा? इसमें आयरन, B12, फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्व विद्वान रहेंगे। तो ये पोषक तत्व युक्त चावल है, फोर्टिफाइड चावल इसको कहते हैं। तो कितने लाभुकों को यह चावल मिलने की उम्मीद बनता है? तो इसका सीधा आंसर जान लीजिए, क्योंकि जानते होंगे तो ठीक, नहीं जानते होंगे तो ये नहीं बनेगा क्वेश्चन। 8 करोड़ लोगों को, 8 करोड़ लोगों को फोर्टिफाइड चावल मिलेगा, पोषक युक्त चावल। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? दुनिया का 20 सबसे प्रदूषित शहर में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? क्वेश्चन आपसे सिंपल सा है, बताइएगा, बताइएगा। बिहार के 20 सबसे प्रदूषित शहर में, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इतना ज्यादा आगे निकल गए प्रदूषण के मामले में, ये रिपोर्ट आने के बाद मुझे पता चला, ये रिपोर्ट आने के बाद मुझे पता चला। सबसे बुरा स्थिति दरभंगा का है। दरभंगा का एक स्थिति और खराब है, बड़ा छोटा छोटा रोड है, एकदम छोटा छोटा रोड है। अब वो कैसे जिला बना हुआ है अब ये मुझे पता नहीं चलता है।
5, एकदम सही। दरभंगा, दानापुर, पटना, छपरा, मुजफ्फरपुर। 5, बहुत अच्छा, 5। अच्छा, ये तो हो गया टॉप 20। टॉप 50 में, टॉप 50 में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? टॉप 50 में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? चलिए अगला क्वेश्चन ही यही है, तो अगला क्वेश्चन पर ही कर लेते हैं। दुनिया के 50 प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने शहर शामिल हैं, ये बताइएगा। किसी को आइडिया है? किसी को भी आइडिया है तो बताइएगा। सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, ये भी जान लीजिए। प्रदूषित देश कौन सा है? प्रदूषित देश है जिसका नाम है चार्ट। चार्ट सबसे प्रदूषित देश में से आता है। अब भारत का स्थान 8वां रैंक है। भारत का प्रदूषित देशों में भारत का स्थान 8वां है। दुनिया के 50 प्रदूषित शहरों, बिहार के कितने शहर हैं? तो 6 शहर शामिल, 6 शहर शामिल है, 6 शहर शामिल है। आपके जिला का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, जो हमने फील किया है। मेरी बहन का ससुराल है वहां ही है, तो मैं कैसे मजाक उड़ा सकता हूँ। लेकिन जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को लिए बात करना तो जरूरी है। देश हमारा ऐसे ही आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हम समस्या के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। समस्या पर बात करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरासत बचाओ नयन यात्रा, विरासत बचाओ नमन यात्रा का शुरुआत किसके द्वारा पश्चिम चंपारण बापू धाम से किया गया है? बताइए। विरासत बचाओ नमन यात्रा किसके द्वारा पश्चिम चंपारण से शुरू किया गया है? ऐसे ये पता होगा आपको। क्यों पता होगा? क्योंकि ये बड़े बड़े नेता थे। अब कुर्सी सबको एक दूसरा से अलग करवा देता है ना। हमको चाहिए, हमको चाहिए कुर्सी, तो सबको चाहिए, पावर सबको चाहिए, और नहीं मिलेगा तो एक पार्टी में नहीं रुकेंगे, एक पार्टी में नहीं रुकेंगे। कौन है ये? एकदम सही जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा हैं। पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर जदयू, फिर बीजेपी, इनका यही चल रहा है, इनका यही चल रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने समाधान यात्रा निकाला था। समाधान यात्रा किसने निकाला है? नीतीश कुमार जी ने निकाला है। तो ये एक छोटा सा फैक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंहेश्वर महोत्सव 2023 का आयोजन किस जिला में किया गया? सिंहेश्वर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। सिंहेश्वर मोतिहारी का बनाम में भी अब अगले सप्ताह आना है। हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं मोतिहारी में कुछ अच्छा सिस्टम शुरू हो। क्लास तो वहां ओपन कर दिए हैं, अब बस विश्वास बच्चों का जगाना है ताकि वो आए और हम लोग वहां भी एक नए सिलसिले से काम आगे बढ़ाएं। यद्यपि आप लोग का सहयोग जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। चलिए बताइए कि सिंहेश्वर महोत्सव 2023 का आयोजन किस जिला में किया गया है? किसको याद है? किसको याद है? तो ये किया गया है मधेपुरा जिले में। कहाँ किया गया है? मधेपुरा जिले में। किस जिले में किया गया? मधेपुरा जिले में। ठीक है। एक और चीज, औरंगाबाद में फेमस उत्सव होता है, क्या नाम है उसका? क्योंकि औरंगाबाद तो फेमस है सूर्य मंदिर के लिए, देव का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ है? देव का सूर्य मंदिर। अच्छा, यहाँ एक और चीज है, उमगा उत्सव मनाया जाता है, इसके लिए फेमस है। उमगा महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ? औरंगाबाद में उमगा महोत्सव मनाया जाता है। बांका में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है, मंदार उत्सव। मंदार उत्सव बांका में मंदार उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, गोपालगंज अभी पढ़े ही, गोपालगंज में कौन सा उत्सव का आयोजन होता है? थावे महोत्सव का आयोजन होता है। थावे महोत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। थावे महोत्सव का आयोजन होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपीसीबी के हाल के सर्वे के अनुसार बिहार की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? पूर्वी चंपारण का यह नदी है। 2018 में 6 नदी प्रदूषित नदियों में आता था, लेकिन 2022 जाते जाते बिहार की 18 नदियां प्रदूषित हैं। 2018 में
6 नदी प्रदूषित था, 2022 आते आते 18 नदी प्रदूषित। तो बिहार की स्थिति बहुत खराब होती चली जा रही। अब बिहार की सबसे प्रदूषित नदी कौन है ये आपको बताना है, किन्हीं को भी पता होगा तो बताइएगा। गंडक, कोई और बता रहे हैं? कोई और, किन्हीं को और आइडिया है? नहीं तो मैं बताता हूं, ये है पूर्वी चंपारण का सिरसिया नदी। पूर्वी चंपारण का सिरसिया नदी, ठीक है। चलिए, सबसे प्रदूषित नदी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में बिहार का लिंगानुपात कितना बताया गया है? बिहार का लिंगानुपात कितना बताया गया है? कौन बताएंगे? बिहार का लिंगानुपात कितना बताया गया है? चलिए एक तथ्य तो मैं बताता हूं। भारत का लिंगानुपात, कितना बताया गया है? 929। लेकिन बिहार का लिंगानुपात 928, 908, सॉरी, बिहार का 908 बताया गया है। बिहार का आप इसको एक बार रीचेक कर लेंगे, ठीक है, कहां से निकलती। आइडिया नहीं आ रहा है मुझे, ध्यान नहीं आ रहा है, इसको एक बार देख लीजिएगा। बिहार के पद्मश्री पाने वाले 3 लोगों में निम्न में कौन शामिल नहीं है? ऐसे तो ये आपको पता चल गया होगा, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते ही पता चल गया होगा। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए, साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए आनंद कुमार जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कपिल देव प्रसाद जी को 52 बूटी साड़ियों के लिए, 52 बूटी साड़ियों के लिए, कहां यह बनाया जाता है? किस जिले में? 52 बूटी साड़ियां कपिल देव प्रसाद जी का किस जिले में बनाया जाता है ये बताइएगा। और पेपर मेसी कला के लिए सुभद्रा जी, पेपर मेसी कला के लिए सुभद्रा देवी को पद्मश्री दिया गया। बच्चे आजाद मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी अभी पढ़े हैं हम लोग। मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको दिया गया है? अजीत आजाद जी को दिया गया। ये पढ़ चुके हैं। आर्या नेपाल से, क्या बात, बहुत अच्छा बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथिला हाट का उद्घाटन बिहार के किस जिले में हुआ है? मिथिला घाट का उद्घाटन बिहार के किस जिले में हुआ है? दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है, जिसमें घरेलू सामग्री जो लोग गांव बनाते हैं क्षेत्रीय स्तर पर, उन सब का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ होगा ये बताइए, कहाँ होगा ये बताइए। ये आसान है, नालंदा में 52 बूटी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मधुबनी, बहुत अच्छा, NH57 पर, NH57 पर मधुबनी में दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया गया। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी का कौन सा जयंती मनाया गया है? बताइएगा। बिस्मिल्लाह खान जी का कौन सा जयंती हम लोग मनाएं? देखिए, दुनिया में कुछ लोग अपना नाम कर जाते हैं और कुछ लोग बेकाम रह जाते हैं। अब बेकाम में हम भी शामिल हो सकते हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी काबिलियत दुनिया को दिखा कर जाते हैं और दुनिया उनको याद करती है। सिर्फ याद नहीं करती बल्कि उनकी जयंती भी मनाती। बताइए, बताइए, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती हम लोग मना रहे हैं? 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ। 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ। तो किमी जयंती हम लोग मना रहे होंगे। बताइए कहाँ हुआ, यह भी पूछ दिया जाता है। बक्सर के डुमरांव में, बक्सर के डुमरांव में
हम लोग इनकी 107वीं जयंती मना रहे हैं, 107वीं जयंती मना रहे हैं। लेकिन इसमें एक अंक और इंपॉर्टेंट है, वो है 111 में। बिहार 22 मार्च को क्या हुआ था? तो बिहार अपना 111वां स्थापना दिवस मना रहा है। 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाते हैं हम लोग। याद है? याद है? याद दिलाने की जरूरत है? नहीं जरूरत। आपको याद है, ये तथ्य आपको याद है, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं। पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो अभी हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं शायद। केरल हाईकोर्ट के पिछले जज थे यह। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के पहले केरल हाईकोर्ट के जज थे, केरल हाईकोर्ट के जज थे कृष्णन विनोद चंद्रन। अच्छा, पटना हाईकोर्ट के अब तक कितने जज जो हुए हैं सीजेआई बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने? चीफ जस्टिस ऑफ, कितने न्यायाधीश जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? क्वेश्चन आपसे यही, किसी को आइडिया है? तो 2 न्यायाधीश सीजेआई बन चुके हैं पटना हाईकोर्ट के। नाम क्या है? तो नाम है भुवनेश्वर प्रसाद। पहला है भुवनेश्वर प्रसाद, 6वें चीफ जस्टिस थे, 6 थे। और अगला है ललित मोहन शर्मा। ललित मोहन शर्मा 24वें थे। तो 2 चीफ जस्टिस दे चुका है भारत को पटना हाईकोर्ट। चलिए अगला, बिहार में मनरेगा मजदूरों को कितनी राशि दैनिक रूप से दी जाएगी? मनरेगा मजदूरों को कितनी राशि? पहले तो दिया जा रहा था मनरेगा मजदूरों को जो राशि वो था 210 रुपया। पहले मनरेगा मजदूरों को 210 रुपया दिया था, लेकिन इसमें बढ़ा दिया गया 18 रुपया, यानी 238 रुपया, 228 रुपया, सॉरी 228 रुपया कहीं है, 228 रुपया अब मनरेगा मजदूरी है बिहार में। 228 रुपया, 228 रुपया। हाँ बहुत अच्छा। चलिए अगला है और लास्ट है, शहीद जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ऐसे है जो भी हमारे संस्थान में पढ़ते होंगे श्योर सक्सेस में, उनको ये जुब्बा साहनी वाला डेली दिखता होगा। हमको डेली दिखता है भाई, प्रतिमा उनका डेली दिखता है। लुइस बायलर की हत्या किया था जुब्बा साहनी ने। जुब्बा साहनी ने अंग्रेज अधिकारी लुइस बायलर की हत्या किया था, लुइस वायलर की हत्या की थी। याद रखें, लुइस वायलर की हत्या किए थे, इसलिए चर्चा में आ गई थी। और जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था, और ये पटना के राजेंद्र नगर के मोइनुल हक स्टेडियम के पास आपको जुम्मा साहनी का प्रतिमा आपको मिलेगा। जुम्मा साहनी का प्रतिमा आपको वहां पर मिलेगा। तो ये था आज का क्वेश्चन, जो एक सिलसिलेवार तरीके से हमने सॉल्व किया। ये सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं बल्कि ये 200 क्वेश्चन, लेकिन हमने इसको अपने तरीके से 50 क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रस्तुत किया। फिर से मैं बोलता हूं, बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे का सेपरेट वीडियो आएगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होगा, क्योंकि उसी सेक्शन से आपको 5 से 8 क्वेश्चन तक आ सकता है। तो उस सेक्शन को भी देखना ना भूलें। और अगर आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे पार्ट बाय पार्ट, यूनिट बाय यूनिट पढ़ना चाहते हैं, तो आपको लिंक नीचे दिया गया है, नीचे दे देंगे। थोड़ा देर बाद आप जाके वीडियो के लाइव सेक्शन में भी देख सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होते रहेगा, साथ चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट, सबक है, जय हिंद।